नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। अब अगले हफ्ते की तैयारी करने से पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते के बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन रहा, पूरे हफ्ते बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में तेजी दिखी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हमें एक बात बताइए यहाँ पर कि अगर हम हफ्ते की बात करें, देखिए पिछले 2 से 3 दिन से प्रियंका हम ये देख रहे थे कि मार्केट्स थे 2 से 3 हफ्तों में वो वॉलेटाइल थे। क्या इस हफ्ते भी पूरी वॉलेटिलिटी ही रही है या फिर कि हमें एक तरीके की डायरेक्शन देखने को मिली है मार्केट में? देखिए, बिल्कुल क्लियरली एक डायरेक्शन बाजार में दिखी है और वो डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। इसी हफ्ते में 15,500 का बड़ा सपोर्ट टूटा और 15,300 भी टूटा। आज भले 15,300 के पास ऊपर जाके इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही बंद हुए, लेकिन बाजार पर क्लियरली आपको ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाई दिया। बड़े बड़े फैक्टर्स जो इस हफ्ते में प्ले आउट हुए वो थे फेड बैठक के। रिसेशन में बाजार अब जा रहा है, ये फियर ग्लोबली बाजार को लग रहा है, पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है, जिसके चलते आप बाजारों को रिएक्ट होते हुए देख भी रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में देखिए आज किस तरह का हाल था। हम शुरुआत से एक दबाव के साथ ओपन हुए और उसके बाद उस दबाव को कहीं से भी बाजार ने एक पुल बैक अटेम्प्ट जरूर किया, इनफैक्ट मल्टीपल पुल बैक, स्मॉल पुल बैक्स अटेम्प्ट किए, लेकिन बहुत मीनिंगफुल पुल बैक नहीं देखने को मिला आज दिन में। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी बोले तो वहां पर आपको बेटर फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई दी और आप लास्ट 15-20 मिनट्स में देखेंगे तो वहां पर आपको लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स जो हैं लाइक HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, यहां पर थोड़ी सी फिर पुल बैक देखने को मिली। तो बाजार क्लियरली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। 15,300 के नीचे हम क्लोज हुए हैं। मंडे पर देखना होगा कि किस तरह से ग्लोबल क्यू सिनेरियो प्ले आउट होता है। लेकिन मेटल्स स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड में आपको थोड़े से वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट लग रहा था, शायद शॉर्ट ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कवर अप की होगी, जिसके चलते हमने देखा कि वहां पर थोड़े से बाउंस बैक देखे। एंड मेजर्स लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को, तो अपने स्पेसेस के मेजर्स में आपको पुल बैक देखने को मिला। लेकिन आईटी आज पूरी तरह से फिर से दबाव बनाने का ही आईटी पैक ने काम किया। बड़ा ड्रैगर, इनफैक्ट आप पहले 5-10 काउंटर की बात करेंगे निफ्टी पे तो उसमें फर्स्ट 5 काउंटर्स में आपको ड्रैगर्स में काउंटर्स लाइक HCL टेक या टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। दूसरे और काउंटर्स कौन से थे जिन्होंने बाजार पर दबाव है? टाइटन आज बेहद वीक दिखा। सबसे बड़ा ड्रैगर अगर बाजार में कोई था तो टाइटन था, जिसमें 7% की गिरावट देखने को मिली। दूसरे जो और तो आईटी ने आज डाउन प्ले किया। फार्मा के बड़े काउंटर लाइक डॉक्टर रेड्डी हो, डिविस लैब हो, वहां पर भी आपको वीकनेस देखने को मिली। तो ना आईटी, मेटल और ना ही आपको फार्मा स्पेस, ऑयल एंड गैस पैक में कुछ बहुत ऑयल एंड गैस पैक में इनफैक्ट ONGC तो लगातार दबाव में दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स आपको आज भी दबाव में दिखाई दे, तो वहां से कहीं से भी कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिली। FMCG में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में कल फिर भी बाइंग थी, लेकिन आज आपको ITC एक स्टॉक ऐसा दिखा जहां पर आपने फिर भी देखा कि स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता है। रिलायंस हैवी वेट है, वो 1% तेजी के साथ बंद हुआ। तो बहुत सिलेक्टिव पॉकेट, न्यूज बेस्ड ड्रिवन, बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट लाइक कैपिटल गुड्स, ऑटो में तो खैर आज प्रॉफिट बुकिंग, कहीं ना कहीं आज ऑटो भी थोड़ा ड्रैगर दिखाई दिया। तो बहुत ही सिलेक्टिव बाजार में आज आपको मूव्स दिखाई दिए। क्लियरली आपको दबाव दिखा, वीकनेस दिखी, जिटरीनेस दिखी। और वीकेंड था, फ्राइडे था, तो शॉर्ट पोजीशंस ने, शायद ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं कवर अप की, जिसके चलते आपको बैंक्स थोड़े से कवर अप हुए, मेटल थोड़े कवर अप हुए। लेकिन ओवरऑल अब देखना होगा बहुत कि वीकेंड पे हम ग्लोबल सिनेरियो किस तरह का देखते हैं और क्या निकल कर आता है। लेकिन कुछ 2-3 काउंटर्स थे जो FNO के, जो क्लियरली डेल्टा कॉर्प, एक बार उसको लेकर आते हैं। डेल्टा कॉर्प आप देखें तो वहां पर आपको बड़े मूव्स दिखाई दे, क्योंकि उसकी एक सब्सिडरी कंपनी IPO लाने वाली है। सन टीवी, उसके पास डबल अपग्रेड के एक ट्रिगर था, प्लस एक ट्रिगर था IPL से कमाई ज्यादा होगी। तो बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज आपको सिर्फ आज बाइंग दिखी या फिर मूव सस्टेन हुए, अदरवाइज सारी तरफ आपको सिर्फ बिकवाली ही देखने को मिली आज। प्रियंका, सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ट्रेंड इस बार साफ है और इस बार ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड में भी किस तरीके से अपने नुकसान को कम करें और अपने मुनाफों को बढ़ाएं और अगले हफ्ते की तैयारी करें, उसके लिए हमारे साथ पूरी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा। विवेक, कैसे दिखते हैं इस हफ्ते को? देखिए इससे पहले थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट आप कहते थे कि मार्केट फाइट बैक कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी है, ये तो एकदम सिंगल डायरेक्शनल फॉल की बात कर रहे हैं हम इस हफ्ते में। उत्कर्ष, देखिए मतलब मार्केट इस हफ्ते जो हमने देखा है वो एक तरीके का समझ लो ब्लड बाथ था। और मुझे लगता है कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट नहीं हो जाए, मतलब जब तक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन नहीं बोल दे कि हाँ अब हम यहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मार्केट ऐसे ही चलने वाला है और मार्केट ऑन द एज रहेगा।
आज जैसे आज शाम को भी करीबन 6:30 पौने 7 बजे फेड चेयरमैन का एक भाषण है और उसमें उस लैंग्वेज को देख के पता चलेगा कि अगले हफ्ते मार्केट वापस ऐसे ही एक साइड डाउन जाने वाला है या फिर यहाँ से रिकवरी दे सकता है। तो अभी जैसे डव फ्यूचर्स वगैरह हम देख रहे हैं तो थोड़े बहुत ग्रीन में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्केट में और सबसे बड़ी आज ये सोच प्रक्रिया ये चल रही है कि मार्केट जो इन्फ्लेशन से डर रहा है और वो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, खाली रिटेल साइड इन्फ्लेशन नहीं है। तो फेड रिजर्व है या फिर आरबीआई जो भी सेंट्रल बैंक्स है, ये किस हद तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये आज का भाषा वापस शाम को थोड़ा बहुत से अग्रेसिव आती है तो मार्केट ऑन द एज ही रहने वाला है और मुझे लगता है कि जैसे ही इस हफ्ते देखा है तो अगले हफ्ते हम लोग नेगेटिव रहा तो करीबन 15,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि वे एक तो इन्फ्लेशन का जो ट्रिगर है वो दोनों तरफ है। इन्फ्लेशन की जो कंसर्न्स हैं वो हिंदुस्तान में भी हैं और इन्फ्लेशन की जो कंसर्न्स हैं वो बाहर भी हैं। लेकिन आपको जो इस हफ्ते का मूवमेंट दिखा है या आगे आने वाले हफ्तों में जब हम ट्रिगर्स की बात करते हैं, अगले हफ्ते की तैयारी की बात करते हैं, क्या ग्लोबल फैक्टर्स ये पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी इसके साथ हैं? देखिए, ज्यादातर आज के दिन हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो रात को देखते हैं कि डो जोन्स कैसे मूव हुआ और अमेरिकन मार्केट ने क्या किया और फिर जो अपने मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो पूरा का पूरा एफआईआई बाइंग और सेलिंग कर रहा है। तो बाइंग तो अभी एकदम ही ड्राई अप हो गया है, तो सेलिंग ही चल रहा है। तो पिछले कुछ महीनों में से करीबन मतलब एफआईआई ने इतनी सेलिंग की है और ये फैक्टर आगे चल के भी जारी रहेगा। अब डोमेस्टिक फैक्टर्स में ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो पिछले 2 साल में अंदर आए हैं, ये लोग कब तक पेशेंस रखते हैं और ये जो आज के दिन हम लोग एसआईपी बुक साइज की वगैरह बात करते हैं, ये बुक साइज ऐसे ही बनी रहेगी या फिर लोगों में पेशेंस मतलब कम होने के बाद ये बुक साइज में कमी या कटौती आती है। तो ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करने वाले हैं। इंडिया में हाँ, 1-2 नेगेटिव फैक्टर्स डेफिनेटली, एक तो इंटरेस्ट रेट का है जो आरबीआई ने बढ़ाया और सबसे बड़ा नेगेटिव आज जो मुझे लग रहा है ये है कि मॉनसून जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, वो थोड़ा डेफिसिट साइड में चल रहा है और जो मतलब रशिया में जो वॉर हुआ है, रशिया और यूक्रेन का, के कारण फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट यूक्रेन से एकदम ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट ठप हो गया है। तो उसके कारण काफी कंट्रीज को प्रॉब्लम्स आने वाली है और मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर पिकअप नहीं करता है तो ये एक और नेगेटिव फैक्टर आगे चल के इंडिया के लिए हो सकता है। चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अगले हफ्ते के लिए बाजार के क्या ट्रिगर्स हैं और क्या ट्रिगर्स होंगे ये जान लेते हैं। इनके लिए यूएस में देखिए 23 जून को बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, वो बड़ा ट्रिगर है। यूके में 22 जून को सीपीआई और पीपीआई के आंकड़े जारी होंगे, ये बड़ा ट्रिगर है। चीन की बात करते हैं, चीन में 24 जून को बीओपी करंट अकाउंट, 21 जून को दोहा में आयटा की सालाना जनरल मीटिंग है, 23 जून को ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पेश करेगी। ये सब जो है ये बड़े क्यूज हैं। विवेक, जानना चाहता हूँ इनमें से कौन से क्यूज पे सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? सबसे ज्यादा जितने भी जहां से जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह ये सारे के सारे जीडीपी से संबंधित है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। और जहां तक मतलब जैसे इंटरेस्ट अगर स्टेबल रहे और जीडीपी ग्रोथ को मार नहीं पड़े तो मेरे हिसाब से बाकी फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे चल के अब अगले हफ्ते पता चलेगा नंबर्स क्या आते हैं, लेकिन हाँ, जीडीपी और ग्रोथ रेट्स पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। चलिए एक बार अतुल सूरी की बात भी सुन लेते हैं। गिरते बाजार पर हमने खास बातचीत की मार्केट के दिग्गज अतुल सूरी से। उन्होंने कहा कि बाजार में अगले 3 से 6 महीने तक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। दिग्गजों के मुताबिक इस गिरावट में कम गिरने वाले क्वालिटी शेयर बुल मार्केट लीडर होंगे। बात सुन लेते हैं। मार्केट थोड़ा रैशनलाइज या फ्लैटिश हो जाएगा तब आप देखेंगे इंडिया विल इमर्ज विद अ हायर एलोकेशन, बिकॉज इसमें से रशिया का प्रॉब्लम हो गया है, छोटे छोटे हैं एलोकेशन, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इन सब में बहुत डी रेटिंग हो गया है। एंड इंडिया विल इमर्ज बिकॉज
एक तो हमारा मैक्रोज बहुत अच्छी तरह हमने हैंडल किए हैं, सेकंड इज कि अगर आप एफआई हैं तो आपको भी ये एक मार्केट मिला है जहाँ आप बेच पाते हो। हाँ, सही बहुत बात। सी ऐसी मार्केट है जहाँ आप शेयर बेच ही नहीं पाओगे, अटक गए। ये यहाँ बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया उनको नापसंद है, भाई उनको इमर्जिंग मार्केट्स में बेचना है और यहाँ पे माल बिकता है, विच इज अ नॉच हायर, वेरी गुड पॉइंट। which is a very big thing. We, in fact, हमारा जो स्टेचर है post this correction will emerge higher, and I feel, और मेरा एक लाइन है पर्सनल कि stocks that fall less in falling markets are leaders of the next bull market. बहुत बढ़िया। Markets that fall less in a correction globally will be leaders of the next bull. Times certainly are very challenging. It is not very easy because certain things don't add up together. और जिस तरह से इंटरनेशनल सिचुएशन बना हुआ है, जरूर ये एक टाइम है कि यहाँ पर कोई शिवाजी बनने की जरूरत नहीं है। एक बाइंग करना है तो एकदम ग्रेजुअल डेफर्ड बाइंग करना चाहिए, एकदम एसआईपी वे से बाय करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है शायद और एक 3-6 महीने का पेन रह सकता है, जरूर रह सकता है, एक साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है, वोलेटाइल बहुत हो सकता है, लेकिन एक एसआईपी अप्रोच रखना चाहिए इस मार्केट में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी स्टिल इज रूलिंग मैक्सिमम एट दीज लेवल्स। सप्लाई चेन इश्यूज की अगर बात करें तो काफी हद तक ये सप्लाई चेन इश्यूज सॉल्व हुए हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के जो यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन कंपनीज हैं। तो अगर हम देखें एप्पल, सैमसंग एक्सेट्रा, ये अपने वेंडर्स को बोल रहे हैं ऑर्डर कट्स के लिए। सो व्हाट इट मींस इज कि ऑटोज जहां पे सेमीज की शॉर्टेज थी वो थोड़ी सी मिटिगेट होगी, ऑटो कंपनीज विल गेट द सप्लाईज फॉर दी सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। चाइना में भी जो शंघाई लॉकडाउन हुआ था, that's eased considerably, and the economy is open. If you see US ports also, some of these semiconductors issues have been sorted out. Indian market के लिए particular risk जो रहेगा वो रहेगा oil, और that risk largely comes because ये जो Russian crude है उस पे next 4 to 5 months में थोड़ी sanctions आएंगे कि ships cannot carry, or ships would not be able to get insurance for the Russian crude. So one needs more clarity on what happens on oil. बट अगर हम ऑयल और एग्री कमोडिटीज को छोड़ दे तो बाकी सारी कमोडिटीज हैव करेक्टेड शार्पली इन लास्ट 45 डेज। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, ये सब 20 से 30% करेक्ट हुए हैं। तो इवेंचुअली दे शुड आल्सो फीड थ्रू इन फाइनल प्रोडक्ट प्राइसेस। डिमांड इज सॉफ्टनिंग ग्लोबली, so that should ease off on inflation concerns. Sectors for the time being, for next kind of a 5 to 6 months, our portfolios would be still leaning towards defensive sectors, telecom, autos, thoda utilities वगैरह अच्छे लगते हैं, consumer staples also, rural economy should particularly stand out. And then in next 5 to 6 months, as we get confidence कि inflation is coming under check, one would move more towards financials, one would move more towards later on towards quality industrials. हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। आप क्या करेंगे? आप क्या बदलाव लाएंगे? क्या आप कुछ बेहतर करेंगे? क्या आप पूरी तरह से कुछ नया बनाएंगे? हमारे डेल टेक्नोलॉजी सलाहकार आपको लाजवाब चीजें करने के लिए जरूरी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है
कि हम सब में है कुछ नया करने का हुनर। रिफ्रेश करना हो मूड तो करो यूज एंगेज ऑन पॉकेट परफ्यूम्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवेक, एक सवाल जो मेरा आपसे एक बड़ा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस तरीके की मार्केट में वो क्या करें, जिन पोजीशंस पे हैं उन पोजीशंस पे क्या करें, किस तरीके की बाइंग करें, और जो मार्केट्स में नहीं है अभी तक वो क्या अभी थोड़ी दूर तक मार्केट से दूर रहें। क्या आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए उत्कर्ष, मुझे लगता है कि मार्केट एट द बॉटम नहीं तो नियर द बॉटम्स है। समझ लो यहाँ से 7-8% का फॉल ज्यादा से ज्यादा और आ सकता है, और जैसे मैंने कहा करीबन 15,000 से लेके 14,000 तक के रेंज के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट। तो जिनके पास ऑलरेडी है आपको अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए, और उस पोर्टफोलियो में जो बहुत ही वीकर स्टॉक्स है तो आपको थोड़ा उधर चर्नी करना पड़ेगा। जो गिरते हुए मार्केट में अगर बहुत गिरे और फंडामेंटली अच्छे कंपनीज नहीं है तो बाजार जब टर्न अराउंड होगा वो स्टॉक्स आपके रिकवर करने वाले नहीं है। तो आप थोड़ा क्लेंसिंग अप करो पोर्टफोलियोज में और बेटर स्टॉक्स लो और आपको ये रिकवरी देखने को मिलेगी। और जो नए एंटर कर रहे हैं या फिर किसी के पास अगर पैसा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ग्रेजुअली स्टार्ट कर देना चाहिए लेना। समझ लो अभी आप अगर 25% आपका पैसा डाल रहे हो, 100 रुपए में से 25 रुपए अगर आप डाल रहे हो तो और 2-2.5% जब गिरे मार्केट तो और 25 डालो, तो करीबन जैसे आपको 7-8% तक का फॉल आप कैप्चर कर पाओगे। तो ग्रेजुअली करो, स्लो एंड स्टडीली करो, एक SIP मोड में कीजिए। तो क्या है कि आपको एकदम वो अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक वाला सिचुएशन नहीं होगा, और काफी लोअर लेवल्स तक आप ले पाओगे। तो स्टैगर्ड बाइंग ही सजेस्ट करूंगा मैं इधर। पर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर थी आज, और वो खबर के साथ हमारी सहयोगी नयनतारा जुड़ गई। नयनतारा, क्या खबर है? आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सीरियसली देख रहे हैं कि अगर वो रेवलॉन को अमेरिका में खरीद सकते हैं। रेवलॉन जो इतना मशहूर है वर्ल्ड वाइड अपने नेल पॉलिशों के लिए, अपने लिपस्टिकों के लिए, कंपनी ने बैंक्रप्सी के चैप्टर 11 फाइल किया है अमेरिका में। और इसी बात मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सीरियसली देख रहे हैं कि अगर वो बिड सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे। जब हम रिलायंस की बात करें, उनके बहुत बड़े प्लान्स हैं ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट के लिए। सूत्रों के अनुसार वो 400 स्टोर्स खोलना चाहते हैं नायका जैसे कंपनियों के साथ कम्पीट करने के लिए। ये जो स्टोर्स होंगे वैल्यू स्टोर्स होंगे जिसमें आपको सस्ते ब्रांड्स भी मिलेंगे। लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स को भी खोला जाएगा, मल्टी ब्रांड स्टोर्स को भी खोला जाएगा। आप सोचिए जैसे मेकअप कॉस्मेटिक्स का एक सुपरमार्केट सोचिए, मल्टी ब्रांड स्टोर्स की बात करें। ऑनलाइन तो होगा ही होगा, वो रिलायंस ब्रांड्स का एक प्लेटफॉर्म भी बना जा रहा है मेकअप के लिए, यही हमें सूत्रों से पता लग रहा है। रेवलॉन कुछ ही दिन पहले ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, तो ये भी देखना होगा कि और कौन सी पार्टियां वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी ब्रांड को खरीदने के लिए बिड सबमिट करेंगे। हमने रिलायंस को ईमेल भेजा था उनके कमेंट के लिए, उन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। विवेक, रिलायंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए इस समय के मार्केट में जो रिलायंस में है वो क्या करें, या क्या रिलायंस इन लोगों को लेना चाहिए? इस समय एक अच्छा मौका है क्योंकि इस मार्केट में भी देखिए थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो ये काउंटर आपको दिखाता ही है हमेशा। तो इनफैक्ट इस मार्केट को बहुत हद तक रिलायंस ने बचा के रखा हुआ उत्कर्ष, और अगर रिलायंस टूट जाता तो सोचिए हम लोग जो 15,000 की अभी मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है इसी हफ्ते देख लेते। तो मुझे लगता है कि अगले रैली का एक वन ऑफ द लीडर्स होगा रिलायंस, और यहाँ पे आपको वापस बाइंग जारी रखनी चाहिए। और जो जो उनके तरह तरह के बिजनेसेस है, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी सेक्टर ले लो वो लोग उसमें है, और मुझे लग रहा है कि जो प्राइस हाइक वगैरह जियो में ये लोग कर रहे हैं तो उसका भी कंपनी को कहीं ना कहीं आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। तो रिलायंस एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बाई भी करना चाहिए आपको, एटलीस्ट स्टैगर्ड मैनर में अभी बाई करते रहिए। बैंक निफ्टी पे और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन पे आपका एक व्यू जरूर लेना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए गिरावट तो काफ़ी आई है बैंक निफ्टी में, लेकिन इस मार्केट में आप कैसे देखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स को, और उसमें भी क्या कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं या काउंटर्स हैं जो आपको लगता है कि थोड़े ज़्यादा स्टेबल रहेंगे?
उत्कर्ष, इनफैक्ट आप अगर कंपेयर करो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी काफी हद तक स्टेबिलिटी दिखाया इस मार्केट में। और आगे चल के जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब ये एक बार इंटरेस्ट रेट का पंगा भी खत्म हो जाए, और मुझे लग रहा है कि एक और क्वार्टर ये थोड़ा हैंगओवर रहे, लेकिन उसके बाद में ओवरऑल बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर पूरा का पूरा अच्छा बुलिश चलने वाला है। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ इस सेक्टर पे। और अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगली रैली में वर्ल्ड मार्केट्स में इंडिया अगर लीड करेगा, तो ये सीधा फायदा बैंकिंग सेक्टर को भी होने वाला है। तो आप प्राइवेट बैंक्स में देखिए, बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, आईसीआईसीआई अच्छा लग रहा है, और स्मॉलर कंपनीज में इनफैक्ट आज का मेरा पिक भी है पूनावाला फिनकॉर्प, वो भी मुझे काफी स्टेबल और स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट आज बजाज, आपके चैनल पे देख रहा था मैं बजाज फाइनेंस का इंटरव्यू वगैरह, तो वो काउंटर्स भी अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल एनबीएफसी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है आगे चल के आउट परफॉर्म करे निफ्टी को, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए एक खबर की तरफ भी रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से एथनॉल खरीद बढ़ाने को कहा है। एक बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को कहा गया कि वो 2025 तक 20% की ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त एथनॉल की खरीद कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की समीक्षा की है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, और इस बात की रणनीति बनी है कि जो मौजूदा टारगेट है उसको कैसे हासिल किया जाए। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के टॉप अधिकारी शामिल रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो एथेनॉल प्रोक्यूरमेंट है उसमें तेजी लाई जाए, और जो भी रुकावटें रास्ते में दिख रही हैं उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ इस बात की भी रणनीति बनी है कि जो चालू एथेनॉल सप्लाई ईयर है 2021-22 जो कि नवंबर तक है, उसमें 215 करोड़ लीटर एथेनॉल की सप्लाई जो है वो की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने चालू सप्लाई ईयर के लिए 443 करोड़ लीटर का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 224 करोड़ लीटर की सप्लाई जो है वो हो चुकी है। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने चालू सप्लाई ईयर के लिए करीब 112 करोड़ लीटर का अतिरिक्त ऑर्डर जो है वो दिया है, और उसके लिए टेंडर निकाले हैं। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जो समस्या डिस्टिलरीज को आ रही है उस पर भी चर्चा की गई है, और सरकार ने इस बात के आश्वासन दिए हैं कि महंगी फूड प्राइसेस के बावजूद भी जो एथेनॉल प्रोडक्शन का टारगेट है उसको हासिल किया जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है इस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 10.04% के लेवल पर पहुंच गया है, और सरकार 2025 तक इस टारगेट को 20% तक करना चाहती है। चलिए विवेक, जाते जाते आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी अगले हफ्ते के लिए हमारे दर्शकों को? उत्कर्ष, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पूनावाला फिनकॉर्प मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी दिखा रहा है कल के फॉल के बाद, तो करीबन 240 आप टारगेट रखो और 218 का आप स्टॉप लॉस रखो, और उसको बाई करना चाहिए। दूसरा matrimony.com, इनफैक्ट .com कंपनीज में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है। इतना बाजार गिरने के बाद भी ये ग्रीन में क्लोज हुआ था। आज सुबह तोड़ने का कोशिश किया गया था मार्केट में इसको, लेकिन वापस रिकवरी देके ये बंद हुआ है। तो 1000 रुपए का टारगेट रहेगा, और अगले हफ्ते इसका बाई बैक का एक बोर्ड मीटिंग होने वाला है, तो 1150 में बाई बैक आएगा, तो ये काफी स्ट्रांग दिखा सकता है ये स्टॉक भी। तीसरा है डेल्टा कॉर्प, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी डिस्कस किया था। काफी स्ट्रांग मूवमेंट था आज के बाजार में, और मुझे लगता है कि ये 201 202 जाना चाहिए। एक तो ओपनिंग अप थीम है, दूसरा इसके एक सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, और चार्ट्स पे भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है ये। तो डेल्टा कॉर्प भी बाई रिकमेंडेशन रहेगा, तो मैट्रिमनी, पूनावाला और डेल्टा कॉर्प। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए हमारे दर्शकों को यहाँ पर। इसके साथ अगले हफ्ते की तैयारी में समय खत्म हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए टी9 स्वदेश, और अपना और अपनों का ख्याल रखना ही है।